दोस्तों आज से लगभग 15 दिन पहले पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी केरला के तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक की वंदे भारत ट्रेन को। अपने 2022 से 23 के बजट में इंडियन रेलवेज ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अगले 3 साल तक 400 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर उतारने का टारगेट रखा था और इसी के साथ ये कहा था कि 2023 के इंडिपेंडेंस डे तक टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन इंडिया में चलती हुई आपको दिखेंगी। आप लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये इंडिया की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड पहले 160 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है इसकी हाई स्पीड 183 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक कि इस वंदे भारत ट्रेन ने बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक बुलेट ट्रेन 0 से 100 तक पहुँचने में 55 सेकेंड लेती है, लेकिन वही वंदे भारत ट्रेन को 52 सेकेंड लगे थे। अच्छा, अभी ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 183 की टॉप स्पीड है, लेकिन ये जो 183 की टॉप स्पीड है, ये जो बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये टेस्टिंग के दौरान पे तोड़ा है रिकॉर्ड। और ये जो 183 की स्पीड है ये टेस्टिंग के दौरान पे देखी गई थी, लेकिन एक्चुअल में जब यात्री इसमें ट्रैवल करते हैं तब ये ट्रेन 110 से 130 के ऊपर चल ही नहीं पाती। यहाँ तक कि जो इसकी एवरेज स्पीड है ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास जाती है। हमारे पास और भी बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेन है जैसे शताब्दी, तेजस, राजधानी, इन सब की टॉप स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में जब ये पटरियों पे उतरती हैं ये 110 से 130 के ऊपर जा ही नहीं पाती। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है? इंडियन रेलवे में मेन दिक्कत कहाँ पर है? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। अभी दोस्तों पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी टाइप की ट्रेन चलती हैं। जो सबसे टॉप स्पीड रखती है वो उसको बोलते हैं प्रीमियम, उसके बाद आती है सुपरफास्ट, फिर आती है एक्सप्रेस, फिर आती है पैसेंजर ट्रेन। अब हमारे भारत में अगर कोई ट्रेन 70 की एवरेज स्पीड पकड़ ले तो उसको प्रीमियम ट्रेन बोल देते हैं। अगर कोई 55 की एवरेज स्पीड पकड़ ले उसको सुपरफास्ट बोल देते हैं। कोई 42 की एवरेज स्पीड पकड़ ले तो उसको एक्सप्रेस बोल देते हैं। और जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती है उसकी एवरेज स्पीड 26 से 36 की रहती है। और इसी चीज़ को अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो हमें रियलिटी पता चलती है। हम मेनली चाइना से कंपेयर करते हैं, क्योंकि 1960s और 70s के टाइम पे चाइना का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो ऑलमोस्ट इंडिया से सेम ही होता था। इनफैक्ट इंडिया का थोड़ा बेटर होता था चाइना से, और हमारी पॉपुलेशन भी एक जैसी ही है, तो चाइना से कंपेयर करना सही रहेगा। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि चाइना की जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं जो हमारे यहाँ पे 26 से 36 की स्पीड में एवरेज रखती हैं, चाइना की वही पैसेंजर ट्रेन्स हमारी प्रीमियम ट्रेन से भी ज़्यादा एवरेज स्पीड रखती हैं। उनकी पैसेंजर ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड जाती है वो 110 से 130 तक चली जाती है, और टॉप स्पीड जो है वो 160 से 180 तक जाती है। अगर बात करेंगे उनकी प्रीमियम ट्रेन्स की, जो बुलेट ट्रेन है उनके पास, वो उनकी चली जाती है 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो उनकी टॉप स्पीड है। लेकिन पर इंडिया में दिक्कत कहाँ पे है? जब चाइना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? अब दिक्कत दोस्तों ये नहीं है कि इंडिया के पास ट्रेन्स नहीं है, ट्रेन तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रीमियम ट्रेन्स हैं, लेकिन ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती है उन ट्रैक्स की बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया के अंदर। चलो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। एक रोड है जो कि दिल्ली से मुंबई की तरफ जाता है। अब जैसे जैसे देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग प्रीमियम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्रीमियम गाड़ियाँ खरीदना, जो कि आपको 12 से 13 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई पहुंचा सकती है वो गाड़ियाँ। उनकी टॉप स्पीड इतनी है। लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ तो बढ़ती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पर रोड वही का वही है। यहाँ पर आप जितनी भी मर्जी महंगी गाड़ी खरीद लो, BMW, फरारी, लेकिन जब तक रोड वही का वही रहेगा तो ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा। आप खुद इमेजिन करो, अगर गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी, लोग बढ़ते जाएंगे, रोड वही का वही रहेगा, आप सेम रोड के ऊपर ज़्यादा गाड़ियाँ भरते रहोगे तो ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप सफ़र 12 से 13 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो उसके लिए आपको 24 घंटे लगेंगे। दोस्तों बिल्कुल यहीं पे सेम हाल जो है वो रेलवे सिस्टम का है। आप जब नॉर्मल किसी पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करते होगे, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि बीच बीच में ट्रेन रुक जाती है, सिग्नल नहीं मिल पाता आगे, और बोलते हैं कि पीछे कोई एक हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, उसको निकलने दो, बाद में हमारी ट्रेन निकलेगी। ये दोस्तों यही चीज़ होती है, क्योंकि ट्रैक्स की कमी है। हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन हैं उनके लिए अलग से ट्रैक्स बनाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेन को डिले होना पड़ता है। आज दोस्तों इंडिया के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कुल 68,400 किलोमीटर के ट्रैक्स आज की डेट में इंडिया में हैं, लेकिन इसमें से 54,000 किलोमीटर के ट्रैक्स तो अकेले ब्रिटिशर्स बना कर गए थे। हमने इन 75 सालों में सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ट्रैक ऐड करे हैं। दोस्तों हम लोग हमेशा बुलेट ट्रेन की बात करते हैं इंडिया में चलाने की। अभी बुलेट ट्रेन दोस्तों इंडिया में लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बुलेट ट्रेन तो कल इंडिया में आ सकती है, लेकिन जिस ट्रैक पे वो चलेगी वो ट्रैक 100 से ऊपर की स्पीड सपोर्ट ही नहीं करता। आप अगर किसी ट्रैक के ऊपर 500 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को चढ़ा दो
लेकिन जब वो ट्रैक ही सपोर्ट नहीं करेगा 100 से ऊपर, तो वो 100 से ऊपर ट्रेन नहीं जा सकेगी। अभी ये चीज़ तो दोस्तों पैसेंजर ट्रेन के साथ आप देख रहे हो, जो हमारी मालगाड़ियाँ होती हैं, जो फ्रेट ट्रेन होती है, उनके साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। उनको घंटों घंटों तक डिले कर दिया जाता है, सिग्नल मिल ही नहीं पाता, क्योंकि ट्रैक वही है, उसके ऊपर से पैसेंजर ट्रेन भी जा रही है, मालगाड़ी की ट्रेन भी जा रही है, और पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनको ज़्यादा हम लेट कर नहीं सकते, तो मालगाड़ियाँ घंटों घंटों खड़े रह जाती हैं, सिग्नल का वेट करती रहती हैं। और इसीलिए जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं पाती। अब दोस्तों यहाँ पर आप ही बताइए कि कोई बिजनेसमैन अगर दिल्ली से बैंगलोर कोई सामान भेज रहा है तो वो इतना वेट कर सकता है क्या? अब जितने भी आजकल बिजनेसेस खुल रहे हैं उनकी जो डिलीवरी टाइमिंग है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो वो लोग बिल्कुल रेफर करते ही नहीं है फ्रेट ट्रेन से सामान भेजना। हालांकि बाय रोड सामान भेजने में ट्रेन की कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा पैसे लगते हैं, बाय एयर अगर हम सामान भेजेंगे तो 20 गुना ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी को चूज़ करते हैं क्योंकि टाइम बहुत बच रहा है हमारा। 1950s के टाइम में इंडिया का जो टोटल शिपमेंट होता था कार्गो का, वो 80% मालगाड़ियों के थ्रू होता था, लेकिन 2011-12 में आते आते ये 80% 30% पे आ गया। लोगों ने बाय रोड और बाय एयर सामान भेजना ज़्यादा शुरू कर दिया क्योंकि ट्रेन डिले इतनी ज़्यादा होती रहती हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि सरकार के पास अगर इतना पैसा है, अगर नई ट्रेन इतनी इंट्रोड्यूस सरकार कर सकती है, इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये ट्रैक्स बनाने में क्यों नहीं खर्च करते पैसे? यहाँ पर आता है दोस्तों हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। बात क्या है दोस्तों कि जो भी हमारा रेलवे मिनिस्टर होता है वो उसकी टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है। हमारे जो मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस होते हैं उनका मेन फोकस ये रहता है कि कैसे वो अगली बार इलेक्शन जीत के वापस से पावर में आ जाए। तो इसके लिए वो जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? 2 मिनट के लिए मान लो दोस्तों कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक तरफ मैं आपको बोलता हूँ कि हम 10,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बनाएंगे, या फिर मैं 10 नई वंदे भारत ट्रेन लेकर के आ रहा हूँ, या फिर कोई भी दूसरी प्रीमियम ट्रेन नहीं लेकर के आ रहा हूँ, 10 ट्रेन। अब जनता किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी? वो ट्रैक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि ट्रेन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? जनता हमेशा ट्रेन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। ट्रेन दोस्तों सामने दिखती है लोगों को कि अच्छा प्रीमियम ट्रेन है, AC भी है, जल्दी पहुँच भी रहे हैं। जनता तो यही बोलेगी ना, हमें ट्रैक्स क्या करना है, हमें तो ट्रेन में बैठ के घूमना है। इसीलिए अब तक हर एक रेलवे मिनिस्टर दोस्तों यही करते हैं, वो नई ट्रेन तो अनाउंस कर देते हैं हर साल, लेकिन जब ट्रैक्स बनाने की बात आती है हर साल सिर्फ 500 किलोमीटर के नए ट्रैक एक्सटेंड होते हैं, कभी 700 किलोमीटर के होते हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। तो दोस्तों अभी तक तो ये इश्यूज खड़े हो रहे थे, लेकिन अभी जो इस साल का 2023 से 24 तक का जो यूनियन बजट था इंडिया का, कुल $500 बिलियन का था, यानी कुछ 41 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से $32.5 बिलियन लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए खर्च करने के लिए, और ये 9% ज्यादा है पिछले साल के बजट से जो रेलवे को दिया गया था। और दोस्तों इस साल हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा है कि हम इस साल 7,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बनाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम बजट की बात कर ही रहे हैं तो जरा ये भी समझ लेते हैं कि रेलवे की कमाई कैसे होती है। इंडियन रेलवेज की दोस्तों 64% कमाई होती है मालगाड़ियों से, पैसेंजर ट्रेन से होती है 29%, और बाकी के 7% एडवर्टाइजमेंट वगैरह दूसरी चीज़ों से होती है। और दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है रेलवे की, मालगाड़ियों से, फ्रेट ट्रेन से, उसको सबसे कम प्रायोरिटाइज किया जाता है डेवलपमेंट के मामले में, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनकी साफ सफाई रखना, उसमें जो स्टाफ होता है वो रखना, केटरिंग की सर्विसेज, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे देश को मेक इन इंडिया का जो अपना मिशन है इसको पूरा करना है तो बिना अच्छे लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। इसी चीज़ों की ज़रूरत को देखते हुए गवर्नमेंट ने DFCs को इंट्रोड्यूस किया। DFC को यहाँ हम बोल रहे हैं दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि इस कॉरिडोर की जो रेलवे लाइन्स होंगी इसके ऊपर सिर्फ मालगाड़ियों को चलाया जाएगा, पैसेंजर ट्रेन को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा। और जो पहले हमारी फ्रेट ट्रेन, जो मालगाड़ियों की जो एवरेज स्पीड होती थी, जो 26 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की होती थी, इसको बढ़ा करके 100 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकेगा। यहाँ पर दोस्तों सरकार के द्वारा मेनली 2 कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, एक वेस्टर्न DFC और एक ईस्टर्न DFC। इनके रूट के बारे में समझते हैं कि कहाँ से निकलेंगे, कहाँ पे एंड होंगे। जो हमारा वेस्टर्न वाला DFC है वो यूपी में दादरी से शुरू होगा, कुल 5 स्टेट्स को कवर करेगा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जाकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर एक खत्म होगा। और वेस्टर्न कॉरिडोर में हरियाणा में सोना शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेट टनल बनाया जा रहा है, 10.6 मीटर ऊंचा होगा और 1 किलोमीटर लंबा होगा। अब ये इतना ऊंचा दोस्तों इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन्स होती हैं जिनके ऊपर कंटेनर एक के ऊपर एक रखा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्मली ऐसी ट्रेन जाती नहीं है, लेकिन इंडिया में चलाई जाएंगी, और इसके लिए ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा।
तो उसकी वजह से टनल को बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाया जा रहा है। और दोस्तों इसी वेस्टर्न कॉरिडोर के पैरेलल में और बुलेट ट्रेन्स जो आएंगी उसके लिए भी ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर बुलेट ट्रेन्स को इंडिया में लाना है तो उसके लिए अलग से ट्रैक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उसके ऊपर कोई भी ट्रेन को डिले ना हो और उस पर सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन चल सकें। तो उन बुलेट ट्रेन्स के लिए स्पेशली हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये जो टोटल वेस्टर्न कॉरिडोर है यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक का कुल 1500 किलोमीटर तक का होगा। और दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ ये ऑन पेपर सरकार ने बोला है कि हम ये बनाएंगे कभी, इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 1500 किलोमीटर में से 734 किलोमीटर का कॉरिडोर बन के तैयार भी हो चुका है, जिसके ऊपर ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर की। ईस्टर्न कॉरिडोर में पंजाब के लुधियाना से शुरू होगा और फिर हरियाणा से होते हुए यूपी के मेरठ, हापुड़ और खुर्जा से होते हुए जाएगा। खुर्जा से दोस्तों 40 किलोमीटर लंबी एक लाइन बनाई जाएगी दादरी की तरफ, ताकि वेस्टर्न और ईस्टर्न डीएफसी को कनेक्ट किया जा सके। जो वेस्टर्न डीएफसी था वो दादरी से शुरू हो रहा था, ताकि इन दोनों को कनेक्ट किया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये लाइन बनाई जाएगी। और फिर यूपी के बाद वाराणसी से होते हुए बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कोलकाता के वेस्टर्न साइड में जाकर के खत्म होगा। ये कुल 1890 किलोमीटर का ये ईस्टर्न कॉरिडोर होगा और इस 1890 किलोमीटर में से कुल 774 किलोमीटर बन के रेडी हो चुके हैं, जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है ऑलरेडी। इन दोनों डीएफसीज को मैनेज करने के लिए प्रयागराज के अंदर एक कंट्रोल सेंटर बनाएंगे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोल सेंटर्स में से एक होगा। अब दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि सामान को पहुंचाने में पहले जिसमें 60 से 70 घंटे लगा करते थे, उसमें 24 घंटे से भी कम टाइम लगा करेगा। कुल 1,24,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन दोनों डीएफसीज को मिला करके। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी इस पर क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए सी या, बाय बाय।